जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा ये संपादकीय है वो आपके, अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो GS2 में काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका रोल है। लेकिन जो स्वास्थ्य ऐसा टॉपिक है जहां आप काफ़ी सारे आंसर्स में, काफ़ी सारे सिलेबस के पार्ट में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य बीमा के ऊपर, कि स्वास्थ्य बीमा के मोर्चे पर बहुत सारी कठिनाइयां हैं। वो कौन कौन सी कठिनाइयां हैं जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली को देखना पड़ता है, फेस करना होता है, उस कठिनाइयों से गुजरना होता है। क्यों नहीं वो स्वास्थ्य बीमा के फ़ायदे को ले पाते हैं, क्यों नहीं स्वास्थ्य बीमा के ज़रिए वो अपने खर्च को, जो स्वास्थ्य पे उनके आमदनी खर्च होती है, महीने का एक अच्छा खासा खर्च स्वास्थ्य पे भी चला जाता है, या साल में कभी एक बड़ा खर्च जो स्वास्थ्य पे चला जाता है, उसको क्यों नहीं कम कर पाते हैं। साथ ही हम अलग से स्कीम भी कुछ देखेंगे जो हमारे देश में चल रहे हैं, ताकि अगर प्रीलिम्स के हिसाब से भी अगर वो कहीं पूछ दिया जाए तो आपका ठीक हो जाए, या फिर मेंस के हिसाब से भी आप उन पॉइंट को लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं काफ़ी कुछ डिस्कशन के लिए। तो विश्लेषण में सबसे पहले हमने देख लिया स्वास्थ्य बीमा के मोर्चे पर कठिनाइयाँ, ये हमारा टॉपिक है। अब भूमिका हम कैसे बांधेंगे किसी भी चीज़ का, आप किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ आंकड़े पेश कर सकते हैं, या हम कुछ पॉइंट रखेंगे और ये पॉइंट जनरल पॉइंट है, आप इसको आमतौर पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना किसी भी कल्याणकारी राज्य, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, उस कल्याणकारी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए। तो यहाँ से आपने एक भूमिका बांधने की शुरुआत की। इसके आगे दिया हुआ है कि सरकारों ने नागरिकों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बड़े बड़े अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए हुए हैं। तो वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप देखेंगे, छोटे छोटे घर जैसे आपको नज़र आएंगे गाँवों में, वो आपका होता है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। वहाँ आप मान लीजिए जनरल फिजिशियन बैठे हुए हैं, आपको सर्दी, खांसी, बुखार, आमतौर पे जो इस तरीके के साल में कभी ना कभी घटित होने वाले कुछ रोग हैं, उसके इलाज के लिए आप वहाँ पहुँचते हैं, आपका इलाज होता है। लेकिन जब आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, तो फिर आपको जाना होता है शहर, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है बड़े अस्पतालों की, जिला अस्पताल जाना होता है। वहाँ से आपका आगे का स्टार्ट होता है हेल्थ के ऊपर का खर्चा, स्वास्थ्य के ऊपर के खर्चे के बाद। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये सब चीज़ें तो देखिए सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बना दिया और आपके बड़े बड़े अस्पताल बना दिए शहरों में। उसके बावजूद परंतु फिर भी निम्नलिखित समस्याओं के चलते मरीजों को तत्काल उपयुक्त इलाज नहीं मिल पाता। अब वो कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली समस्या होती है मरीजों की बढ़ती भीड़। अब सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल या किसी भी अच्छे अस्पताल में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारा भीड़ नज़र आएगा। वो भीड़ इसलिए नज़र आता है क्योंकि वहाँ पे खर्च प्राइवेट सेक्टर की तुलना में, प्राइवेट में जो अस्पताल खुले हुए हैं, प्राइवेट अस्पताल, उनकी तुलना में सरकारी अस्पतालों में आपको बहुत कम खर्चा उठाना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग या फिर शहरों में जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो लोग सबसे पहले सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पर उनको सस्ते इलाज पता होता है कि सस्ता इलाज हमें मिल जाएगा, तो सस्ते इलाज के लिए वो सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, तो भीड़ बढ़ जाती है। तो जो लोग थोड़ा सा भी ज़्यादा पैसा देकर बहुत इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, देखिए किसी को भी रोग होगा तो वो नहीं चाहेगा कि बहुत दिनों तक हम उस इलाज को, उस रोग को ढोते रहें। उसका इलाज हर कोई इंसान चाहेगा कि तुरंत हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा पैसा खर्च करके आप प्राइवेट में जा सकते हैं, और प्राइवेट अस्पताल इसी कम भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए वो थोड़ा सा अपना प्राइस भी बढ़ा देते हैं कि आप भीड़ से बच रहे हैं, आपको तुरंत इलाज मुहैया कराया जा रहा है, तो उसका थोड़ा सा चार्ज बढ़ा देते हैं वो लोग। तो मरीजों की जो बढ़ती हुई भीड़ है, अच्छा रोग अब समय समय पे और बढ़ रहे हैं। अब गर्मी पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, लू की चपेट में और ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठंड ज़रूरत से ज़्यादा पड़ रही है, तो उसके चलते मरीजों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से भी आपके लिए अस्पताल खुले भी हैं, सरकारी अस्पताल, उनके द्वार आपके लिए खुले भी हुए हैं, तो भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, डॉक्टर कम है, नर्स कम है, स्वास्थ्य स्टाफ कम है,
तो वो उतनी भीड़ की ज़रूरतों को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरी समस्या क्या है? घटते चिकित्सक और अन्य सहायक। बहुत सारे डॉक्टर जिनको लगता है कि वो प्राइवेट में जाके ज़्यादा कमा सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट में जल्दी समय नहीं देते, या फिर अगर वो गवर्नमेंट में समय दे भी रहे हैं तो आज बढ़ते हुए मरीजों की संख्या की वजह से एक की बजाय 2, 3, 4 डॉक्टरों की ज़रूरत है, और उतनी रफ्तार से हमारे यहाँ भर्ती नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से स्टाफ की कमी है। साथ ही साथ डॉक्टरों को मदद करने के लिए बहुत सारे और भी स्टाफ आप देखेंगे साथ में लगे रहते हैं, उनकी भी कमी है, तो उनकी भी भर्ती बढ़ाने की ज़रूरत है। ये समस्याएं ऐसी हैं जिनकी वजह से अस्पताल और बुनियादी ढांचे आपके सामने उपलब्ध हैं, उसके बावजूद आपको समय पे इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और कौन सी समस्या है? यही है स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी कमी, घटते चिकित्सक, उसके बाद चिकित्सालयों के जीर्ण भवन। बहुत जगह आप देखेंगे अस्पताल आपको बड़ी जर्जर हालत में नज़र आएगा। ये आपको ज़्यादा तब समझ में आता है जब आप बरसात के समय जाते हैं। बड़े शहरों के जो अस्पताल हैं उनकी मेंटेनेंस, रख रखाव समय समय पे होती रहती है, लेकिन अगर आप थोड़े से छोटे शहरों में या कस्बों में जहाँ पे अस्पताल मौजूद है, सरकारी अस्पताल मौजूद है, वहाँ अगर आप जाते हैं तो बरसात के समय में आप देखेंगे कि डॉक्टर यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, बगल में पानी चू रहा होगा, पानी टपक रहा होगा, बहुत सारी समस्याएं और भी होने लगती हैं। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि उसी अस्पताल में ही पानी भर जाता है और आपको घुटने तक के पानी में जाके इलाज कराना पड़ता है। न्यूज़ चैनल पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारी जगहों पे इस तरह का भी न्यूज़ देखने को मिलता है, दुर्भाग्य से। चौथी समस्या उपकरणों और दवाइयों का अभाव। देखिए, दवाइयों का भी डॉक्टर मौजूद है, अस्पताल मौजूद है, इसके बावजूद आपको दवाई भी तो मौजूद होनी चाहिए ना, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, और वो भी उपयुक्त समय पर। तो दवाइयों का जो अभाव हो जाता है, जो ज़रूरी उपकरण हैं आपके चिकित्सा से जुड़े हुए, उनकी कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी समय पे इलाज मिल पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनको आप कहीं भी गिना सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, चाहे इंटरव्यू के दौरान बोलना हो, चाहे आपको मेंस में लिखना हो, आप इन चीज़ों को अपनी तरफ से बात रख सकते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? जब हमारे सामने समस्या है तो परिणाम यह होता है कि गरीब व्यक्ति समुचित इलाज न मिल पाने के कारण काल का ग्रास बन जाता है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो मध्यवर्गीय परिवार थोड़ा बहुत सक्षम होता भी है, उसको मजबूरन निजी क्षेत्र के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। अब जब वो निजी अस्पताल की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ का भारी भरकम जो खर्च है वो परिवार की सारी बचत को लील जाता है। आप देखिए, धीरे धीरे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा की तरफ। हम प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं, समस्याओं की बात कर रहे हैं, समस्या का जो समाधान हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम आज जो समाधान के रूप में बात करेंगे, वो हम स्वास्थ्य बीमा योजना की तरफ जा रहे हैं। अब ये भारी भरकम खर्चा जो मध्य वर्गीय परिवार उठाता है जब भी वो निजी अस्पतालों में जाता है, तो यहाँ पर अब इसका एक और परिणाम क्या होता है? यहाँ तक कि उनको ऋण लेना पड़ जाता है या अपनी संपत्ति तक को बेचना पड़ जाता है। तो प्राइवेट अस्पताल आप पहुँचे, कोई गंभीर समस्या हो गई परिवार के किसी सदस्य को, उसके इलाज के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास पहले से सेविंग उतना नहीं होगा, तो मजबूरन आप क्या करेंगे? जो आपकी कोई प्रिय चीज़ होगी या आपकी कीमती चीज़ होगी, वो आपको बेचना पड़ता है, या कभी कभी आपको एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, ताकि आप इलाज मुमकिन करा पाएँ। तो ये सब समस्याओं से मध्यवर्गीय परिवार, गरीब परिवारों को जूझना पड़ता है, ये हमने अभी देख लिया। अब हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं ताकि हमारी बात को वजन मिले, और ये सब सरकारी आंकड़े हैं। देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, जिसे हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी बोलते हैं, इनके अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 70% परिवार, शहरी क्षेत्रों के 70% फैमिली और 63% ग्रामीण परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक स्रोत जो हैं वो निजी क्षेत्र हैं। तो एक बहुत बड़ा शहर और गांव में रहने वाला तबका निजी क्षेत्र के अस्पतालों का उपयोग कर रहा है, निजी क्षेत्र में मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर रहा है, और ये नंबर बहुत बड़े हैं। आप देख सकते हैं 2/3 गांव के लगभग लोग और 3/4 के आसपास शहर के लोग ऐसे हैं जो कि प्राथमिक स्रोत जो है इनका देखभाल का, चिकित्सा को लेके
स्वास्थ्य को लेके वो निजी क्षेत्र है। अब कई कारणों से, अब हम कारण को जानते हैं कि क्यों सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्रों की बजाय निजी क्षेत्र की तरफ इतने बड़ी संख्या का रुख हो रहा है। तो कई कारणों से निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिसमें से प्रमुख कारण क्या है? सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र में देखभाल की खराब गुणवत्ता का होना। तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर यानी कि देखभाल की गुणवत्ता, वो अगर आपको ख़राब मिल रहा है, वो आपको बेहतर मिल रही है, उसके बदले भले ही आपको थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा चुनाव अच्छी गुणवत्ता वाले देखभाल वाले क्षेत्र की तरफ रुख हो जाता है हमारा। और वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्राइवेट की तरफ। जैसा कि ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि लोगों की पसंद सार्वजनिक या सरकारी अस्पताल से ज़्यादा प्राइवेट क्षेत्र के अस्पतालों की तरफ उनका रुख ज़्यादा हो रहा है। पैसे तो जा ही रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता जो है इलाज की, गुणवत्ता जो है स्वास्थ्य देखभाल की, वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्राइवेट में हमें ज़्यादा बेहतर मिल पाएगा सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों की तुलना में। अब एक आंकड़े और हम देखते हैं। ये आंकड़े आपको ये बताएंगे कि अभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं अलग अलग तरीक़ों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, उसमें कितनी कमी है, और हमें इन्हीं कमियों को सुधार कर अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को, बुनियादी ढांचे को, जो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम बेहतर बना पाएंगे। तो पहले हमें कमी महसूस करनी होगी, कमी को समझना होगा, उसे मानना होगा, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और ये चीज़ हर चीज़ में लागू है। तो आंकड़े ये बताते हैं, ये आंकड़े हैं ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के, यानी इसको आप बोल सकते हैं रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शल्य चिकित्सकों की लगभग 83% कमी है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में आप शायद ही कहीं पे सर्जन डॉक्टर को देखेंगे जो ऑपरेशन करते हैं। दूसरा, जो बाल रोग चिकित्सक हैं, जिन्हें हम पेडाट्रिशियंस कहते हैं, उनकी लगभग 82% के आसपास कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो फिजिशियन जैसे कि आपकी आमतौर पे आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्दी, बुखार, खांसी या बहुत ऐसे रोग ना हो जिसमें विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास, MBBS डॉक्टर जनरली होते हैं, BMS आयुर्वेदिक वाले भी होते हैं, आप उनके पास जाते हैं तो वो फिजिशियन कहलाते हैं। तो फिजिशियन की भी लगभग आप देख रहे हैं 79% कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जुगाड़ वाले टाइप के डॉक्टर लोग आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखेंगे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उनके भी इलाज काम कर जाते हैं, कई बार इलाज उनके काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि ये इतनी भारी कमी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो हमें ये बता रही है कि प्राइवेट अस्पताल आपके शहरों में क्यों इतने फल फूल रहे हैं। क्योंकि या फिर यही ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, जब गांव में ना आपके प्रॉपर चिकित्सक हैं, ना सर्जन हैं, ना मतलब शल्य चिकित्सक हैं, ना फिजिशियन हैं, इतनी बड़ी आबादी में उनकी कमी है, तो फिर वो लोग आएंगे जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। इसलिए सरकारी अस्पतालों में आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, और उसी भीड़ से बचने के लिए आप प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, जब जो हमने आंकड़े अभी ऊपर देखे हैं, इनको देखते हुए निजी अस्पतालों में इलाज के खर्चों की पूर्ति की दृष्टि से स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे भारत में सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, 2018 से इसे लागू किया गया है। प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। तीसरा, यह योजना माध्यमिक देखभाल यानी कि सेकेंडरी केयर के साथ साथ तृतीयक देखभाल यानी कि टर्शरी केयर के लिए भी है। ये प्रति व्यक्ति नहीं है, मेरे ख्याल से ये 5 लाख रुपए की जो बीमा प्रदान की जाती है, ये व्यक्ति नहीं, ये परिवार पे है। एक परिवार के जितने भी सदस्य हों, परिवार पे ये खर्च होता है 5 लाख रुपए का साल में, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यह योजना जो है वो माध्यमिक देखभाल यानी कि सेकेंडरी केयर के साथ साथ तृतीयक देखभाल यानी कि टर्शरी केयर के लिए भी है। अब माध्यमिक देखभाल कौन सा हो गया? माध्यमिक देखभाल का मतलब हो गया जहाँ से विशेषज्ञों की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए कि बाल और स्त्री विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं,
उसके बाद और भी जो विशेषज्ञ हैं वो आपका सेकेंडरी केयर है। उसके बाद आप जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, जो आपके बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ होने चाहिए कुछ खास ऑपरेशंस में, जैसे हार्ट का हो गया, ब्रेन की सर्जरी हो गई, इसमें आपको टर्शरी केयर या फिर तृतीयक देखभाल के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। दूसरा हमें जो जानना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था लोगों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना। तो दुर्घटना में बहुत सारे लोग अपाहिज हो जाते थे, दुर्भाग्य से कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा नहीं होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना का जो लाभ है वो 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के वे लोग ले सकते हैं जिनका खाता किसी बैंक में है। तो जनधन अकाउंट खुलवा दिया गया इसीलिए, ताकि पहले उनका बैंक अकाउंट खुल जाए। बैंक अकाउंट खुल गया, 18 से 70 वर्ष के बीच की आपकी आयु है, किसी तरह का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ उसमें शर्तें हैं, अगर आप उसको पूरा कर पाते हैं तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आपको शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार का भी अपना, जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके पेंशनधारी हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी सालों से, लगभग 6 दशकों से आप देखेंगे कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये भी लागू है देश में। 1954 में इसे लॉन्च किया गया था और केंद्रीय कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने हेतु इसे चालू किया गया था। और एक आपको ध्यान रखना है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना जिसे हम एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं, जो लोग कारखानों में काम करते हैं उनके लिए संचालित किया जाता है। क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों के लिए तो आपने ऊपर CGHS में इनको शामिल कर लिया, तो वो लोग जो कारखानों में काम करते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा ना आपको। तो यह योजना देखिए 1952 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बीमित श्रमिकों और कर्मचारियों को बीमारी, विकलांगता या मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना डिटेल में नहीं भी लिखते हैं, 2, 3, 4 ये जो लिखे हुए हैं इन बीमा योजनाओं के बारे में अगर आप थोड़ी सी बातें कर देते हैं तो आपका आंसर काफ़ी भरा भरा और कंप्लीट सा लगता है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि देखिए देश में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है स्वास्थ्य वित्त व्यवस्था, यानी कि हेल्थ फाइनेंशियल सिस्टम। सारा चीज़, चाहे वो परिवार की बात हो चाहे वो सरकार की बात हो, सारा चीज़ घूम फिर कर आएगा पैसे पे, कि आप कितना प्रीमियम का पैसा भर पा रहे हैं, आप उसको नियमित भर पा रहे हैं कि नहीं, जो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस या फिर स्वास्थ्य बीमा चाहिए। और सरकार अगर आपकी मदद करना चाह रही है तो कितने लोगों के लिए वो पैसे भरेगी, क्योंकि उनको भी अपना बजट मेंटेन करना होता है। तो ये घूम फिर के मामला आता है वित्त व्यवस्था पे, यानी कि फाइनेंशियल आपकी सिस्टम पे, चाहे वो आपके परिवार या घर की बात हो वित्त व्यवस्था की, या फिर सरकार की वित्तीय व्यवस्था की बात होगी। अब जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने या बीमा संस्थाओं को प्रीमियम चुकाने के लिए बड़ी राशि की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बजट प्रावधान करने पर अन्य जरूरी आइटम्स या मदों में कटौती करनी पड़ती है। तो सरकार अगर मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने स्तर पर बीमा योजना लिए हुए लोगों के प्रीमियम भरने में हो जाए, प्रीमियम आप समझते हैं, आपको कुछ एक निश्चित पैसे भरने पड़ेंगे हर एक बीमा, स्वास्थ्य बीमा के साथ में, स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ में, ताकि आपको जब भी उस बीमा की ज़रूरत पड़ेगी तो तब वो आपको पैसा दे पाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ वो पैसा देंगे बीमा कंपनी वाले और आप अपनी तरफ से कोई भी उसमें योगदान नहीं देते हैं पैसे से, तो फिर उनका कैसे चलेगा सिस्टम। तो आपको कुछ पैसा भरना होता है। तो जो भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं, आप खरीदते हैं स्वास्थ्य बीमा की, और आपको उसके तहत जो पैसा भरना होता है किस्त के रूप में आप मान लीजिए, वही आपका प्रीमियम कहलाता है। तो सरकार का अपना एक बजट है, अगर सरकार प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करने लगेगी तो बाकी जगह पे जाहिर सी बात है उसको कटौती करनी पड़ेगी। वही बात यहाँ पर की गई है। निजी स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम पर 18% की दर से GST लगता है। और जब हम समस्याओं के समाधान की बात करेंगे तो उसमें ये बात बोलेंगे कि ये जो 18% का आप GST दर लगाए हुए हैं, जब भी कोई इंसान प्राइवेट क्षेत्र से जाके निजी स्वास्थ्य बीमा योजना या फिर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम खरीद रहा है तो इसको कम करिए। जब इसको कम करेंगे तो देने वाला प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि अभी टैक्स भर के प्रीमियम भर रहा है इंसान। तब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लोग आपके निजी स्वास्थ्य बीमा योजना की तरफ आकर्षित होंगे या फिर उसको खरीदेंगे। तो यही समस्या क्या हो रही है, एक तो ये 18% GST लगने की वजह से, और सरकार के पास जो बजट का उतना पैसा नहीं है
इससे समस्याएं क्या हो रही हैं कि बहुत से परिवार जो है वो महंगी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं ले पाते हैं। परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल हेतु अपनी आय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगर आप स्वास्थ्य बीमा नहीं लेंगे और आपके घर में आगे मेडिकल इमरजेंसी, स्वास्थ्य को लेके कोई आपातकाल आ गई है, आपको खर्च करना ही है, तो कैसे खर्च करेंगे? अपनी आय के हिसाब से खर्च करेंगे। तो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इंसान का स्वास्थ्य पे चला जाता है, खर्च पे। या फिर मान लीजिए और बड़ा अगर स्वास्थ्य समस्या है तो फिर कर्ज लेना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। इसके अलावा अत्यधिक गरीब परिवार जिनमें वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है और जागरूकता की कमी है, उनके साथ क्या दिक्कतें आती हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना चालू भी कर दिया, सुविधाएं सरकार मुहैया भी करा रही है। अब चूंकि गरीब परिवार या ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, उनको पता ही नहीं होगा कि सरकार उनके लिए क्या फ़ायदा लेकर आ रही है, उनके लिए योजना लागू की हुई है। जब तक उनको पता चलेगा तो उनको ये पता लगेगा कि तो बहुत सालों से हमारे लिए चल रहा था। तो ये सब चीज़ें, समस्या जो है, इसी को समाधान में आपको उल्टा करके लिख देना है कि लोगों को जागरूक बनाइए, न्यूज़पेपर में, अखबारों में समय समय पे अपनी योजनाओं के बारे में अवगत कराइए। आज भी बहुत सारे लोग विविध भारती सुनते हैं, उस पर प्रोग्राम ले आइए। कम से कम बीच में एडवर्टीज़मेंट जो चलाते हैं इतना सारी कंपनियों का, उसमें अपना एक ये भी एडवर्टीज़मेंट चला दीजिए, ये भी प्रचार करते रहिए बीच बीच में कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए ये सब चीज़ें लागू की गई हैं। ये सब चीज़ें आप समाधान में या फिर उपाय के रूप में या आगे की राह, वे फॉरवर्ड के रूप में आप लिख सकते हैं। तो अब हम वे फॉरवर्ड पे आते हैं। अब हम आते हैं बिल्कुल अपने उस हिस्से पर आंसर के जिससे हम आगे की राह या नई उम्मीदें दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, नई सोच को आप हमेशा डालिए। यहाँ पर आप और इसे बेहतर कर सकते हैं। यही वो ऐसा आंसर का एरिया है जहाँ आप अपनी समझ और अपनी सोच से ज़्यादा से ज़्यादा अंतर ला सकते हैं अंकों में, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकते हैं। सबसे पहला है, देखिए, हर तरह का बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट होता है। आप मेडिकल सेविंग अकाउंट खुलवाइए, मेडिकल बचत खाता खुलवाइए, ये एक विकल्प हो सकता है। अब इसमें आप क्या बोल सकते हैं, 2 लाइन लिख दीजिए कि जिसमें जिन नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी हैं या दी जाती हैं, वे और संबंधित सरकारें प्रति माह एक तय राशि जमा करते रहें। सरकार कुछ उसमें पैसा डाल दे, कुछ आप पैसा लगा लीजिए, आपके अकाउंट पे पैसा आता रहेगा। उससे या तो आप प्रीमियम भरिए जो आप स्वास्थ्य बीमा योजना लेंगे, या फिर आपके पास स्वास्थ्य की कभी भी समस्या आएगी तो उस अकाउंट से पैसे निकाल के आप उसको डायरेक्ट जमा कर दीजिए। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जो जीएसटी 18% दर लगी है उसको कम कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य बीमा योजना को खरीद सकें। तीसरा, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर चल रही स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं की समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा हर चीज़ की होनी चाहिए, तो स्वास्थ्य बीमा योजना की भी होनी चाहिए समय समय पे, ताकि ये समझ में आए कि हम जिस उद्देश्य के साथ और जितने लोगों को इस योजना में शामिल करने के लिए हमने ये स्वास्थ्य बीमा योजना लाया था, तो क्या वाकई इतने लोग उसमें शामिल हो पा रहे हैं। तो अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं बिल्कुल, और अपने उत्तर को, अपनी बातों को इसी तरीके से विराम देना चाहिए। निष्कर्ष हमारा ये है कि सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं तथा बीमा संस्थाओं द्वारा उनका समुचित समाधान किया जाए, ताकि देश के आम नागरिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो सके। निष्कर्ष आप और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये एक आपके सामने आइडिया है कि किस तरीके से आप उत्तर को, अपनी बातों को विराम दे सकते हैं, एक कंक्लूजन की तरफ ले जा सकते हैं, निष्कर्ष की तरफ ले जा सकते हैं, जहां समायोजन दिखे आपके पूरे बातों का। तो ये हमारा आज का संपादकीय विश्लेषण पूरा हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।